बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का सेकंड यूनिट का टॉपिक है। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। आप इसको डिस्क्राइब करके यानी कि ड्राइव करके फिर इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अदरवाइज पहले आप इसको डिफाइन करें फिर इसको प्रूव कर दें, वो भी एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या होगी। कंजर्वेशन से बड़ा स्टूडेंट्स ये होता है कि ना उस चीज में कोई चेंजिंग आई, ठीक है, ना वो चीज क्रिएट हुई ना वो चीज डिस्ट्रॉय। जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ पढ़ा कि मैथ के नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, टोटल लीनियर मोमेंटम of an isolated system is always कांस्टेंट लिख लें, कंजर्व लिख लें, ठीक है। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है वो हमेशा क्या करता है, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। अब इसके अंदर मैंने एक लाइन वर्ड यूज किया, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ऐसे ही आप अपने टॉपिक को डिफाइन किया करें कि जहां पे जो चीज जरूरी हो वो आप लाजमी डिफाइन किया करें। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम, सच सिस्टम whose particle यानी कि जिसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर यानी कि वो एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, बट नो एक्सटर्नल एजेंसी, कोई भी चीज, ठीक है, कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी मिल जाएंगे आपको कि बाहर से कोई चीज सिस्टम के पार्टिकल्स पे फोर्स नहीं लगा सकती और ना अंदर से कोई फोर्स बाहर जा सके, ठीक है। ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेट। आपने पढ़ा होगा ना कि उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, मतलब दूसरों से अलग थलग कर लिया, कि दूसरों से राब्ता तोड़ लिया, कि बस वो अपने ही आप के अंदर अब रह गया था। ऐसा सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा है स्टूडेंट्स, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि आप इसमें जो कंसिडरेशन करेंगे कि लेट्स कंसिडर टू बॉल्स, सॉलिड बॉल्स, ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2। ये खुद से लिखा करें, ठीक है। आपके पास दो बॉल्स हैं, एक की वेलोसिटी m1 और दूसरे की वेलोसिटी m2, ठीक है। ये बेशक आप बना लें। ये देखें जी, एक बॉल होगी आपके पास जिसका मास है m1, ठीक है, कि ये बॉल है, इसका मास है m1 और ये बल्कि मास नीचे लिखे हैं, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है v1, ये इधर को जा रहा है, ठीक है। इसी तरह की दूसरी बॉल है जिसका मास है m2, क्या है, m2। ये बेशक थोड़ी सी बड़ी बन गई लेकिन इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसका मास है m2 और इसकी वेलोसिटी है v2। तो यही बात आप वहां पे लिखें, ठीक है। लेट्स कंसिडर टू बॉल्स, ठीक है, ऑफ मास m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, कि वो बिल तरतीब v1 और v2 वेलोसिटी से हरकत कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। आफ्टर सम टाइम, अच्छा, ये बॉल इससे कैसे टकराए, और जा भी दोनों, ये इधर जा रही है, दूसरी भी किधर जा रही है, इधर। ये बॉल इससे कब टकराएगी, जब इसकी वेलोसिटी से क्या होगी, ज्यादा, मतलब ये ज्यादा स्पीड से करता रहेगी। इफ v1 is greater than v2, after some time m1 will collide with m2। जो mass 1 है वो m2 के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कोलिजन की तस्वीर बनाएं, ओके। ये m1, ये आपके पास m2, m1 ने फोर्स लगाई इसके ऊपर, ठीक है, m1 ने फोर्स लगाई इसके ऊपर
और M2 ने डेफिनेटली न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि M2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F2। अब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये F1 और F2 बराबर होंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, उल्ट होगी। कि जैसा न्यूटन ने कहा कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कुलैयन। कुलैयन को हम कैसे बनाते हैं, एक ठक करके टकराए, शायद आवाज भी है, ठीक है। टकराने के बाद इट विल कोलाइड विद M2 एंड exert force F1 on M2, ठीक है। ये क्या करेगा, F1 फोर्स जो है ना, F1 फोर्स लगाएगा M2 के ऊपर एंड M2 विल exert, वो लगाएगा फोर्स F2। कौन सी फोर्स, रिएक्शन की, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। यहां पे कोलिजन हुआ, सो देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटीज, के वेलोसिटीज में क्या होंगी, तब्दीली होगी। सो फॉलोड बाय चेंज इन मोमेंटम, फॉलोड बाय चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। कि उनके मोमेंटम में भी क्या होगी, तब्दीली होगी। ऑफ ईच बॉल, हर बॉल की अलग अलग, मैं ये बात कर रहा हूं बॉल्स की अलग अलग जो मोमेंटम है ना, वो क्या होगा, तब्दील होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें टकराने के बाद ये यहाँ पे आई बॉल, M1 पीछे रह जाएगा और M2 जरा ज्यादा स्पीड से हरकत करना शुरू करेगा। M1 क्योंकि इसने फोर्स उस पर लगा दी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, उसको हम लिखेंगे V2 प्राइम और इसकी वेलोसिटी लिखेंगे V1 प्राइम, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन यहाँ पे आपने लाइन लिखनी है, आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद M1 मूव्स विद वेलोसिटी V1 प्राइम। जो M1 है उसकी वेलोसिटी अब V1 प्राइम, प्राइम से मतलब पहले की निस्बत थोड़ी सी चेंज हो गई। तो बुक वाले क्या करते हैं, समटाइम पहले वाली को अगर उन्होंने V1 लिखा ना, या V1 दूसरे वाले को उन्होंने U1 लिख दिया, ठीक है। वो कोई नहीं, आप वेलोसिटी को जो मर्जी कहें, बस एक यूनिवर्सल रूल चल रहा है कि हमने V1 कह के वेलोसिटीज को और V1 प्राइम कह के इसको चलना है, ठीक है। एंड M2 मूव्स विद वेलोसिटी V2 प्राइम, M2 किस वेलोसिटी से कर रहा है, V2 प्राइम से, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा स्टूडेंट्स कि इंपल्स अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, या फिर इंपल्स इक्वेशन, इंपल्स, ठीक है। कि F मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू mvf माइनस mvi, यही पढ़ा हमने, ठीक है। तो फॉर बॉल 1, फॉर M1 की बात करें, उसने फोर्स लगाई F1 मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद vf की जगह V1 प्राइम और इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, V1 है, ठीक है। फॉर M2 F2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, उसने जो फोर्स लगाई वो क्या है, F2 है, ये होगी mv2 प्राइम, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, V2 प्राइम माइनस इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, M1 V1, ठीक है, M2 M1 यहाँ पे, ओके। M1 के लिए M1 V1 प्राइम, ये उसका फाइनल मोमेंटम। ये दोनों बॉल्स का अलग अलग हम क्या कैलकुलेट करें, इंपल्स जो यहाँ पे उन्होंने फोर्स लगाई वेरी शॉर्ट इंटरवल के टाइम, यानी कि फोर्स लगाई और फौरन वो सेपरेट हो गए। तो चाहे आप न्यूटन सेकंड लॉ मोमेंटम की फॉर्म में लिखें या आप इंपल्स की फॉर्म में लिखें, हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बॉल 1 के लिए M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1 और बॉल M2 के लिए M2 V2 प्राइम, यहाँ पे M2 आना है, V2 प्राइम। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इस इक्वेशन को कहें आप 1, इसको कहें आप 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप इन दोनों को ऐड कर दें। 1 एंड 2, ठीक है, इनको हम ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। F1 मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, इसके अंदर इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ओके। इज इक्वल टू M1 V1 प्राइम माइनस M1 V1, ये ऊपर वाली प्लस
m2v2 प्राइम माइनस m2v2 होना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होना है, v2 होना है, ठीक है, टकराने के बाद जो उसकी वेलोसिटी है, राइट। अब यहां से टाइम कॉमन लेते हैं, f1 प्लस f2, टाइम कॉमन, ठीक है, ये ऐसे रहने m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2, ओके। अब हमें पता है कि f1 प्लस f2, यहां पे बेशक आप लिखे हैं सिंस f1 इज इक्वल टू माइनस f2, ये किसके इक्वल है, माइनस f, ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन है। तो दो ऐसे वेक्टर जो इक्वल हों लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हो तो उनका सम ले तो वो किसके इक्वल होता है, फिर इनका जो सम है ना वो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। दोनों फोर्सेज हैं और दोनों सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, जीरो। ये आपने लाइन लिख के यहाँ पे आप जीरो मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे तो ये क्या आ जाएगी चीज, साइड किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के। mv1 प्राइम, बेशक टाइम आप इसके साथ अभी मल्टीप्लाई करके लिख दें, माइनस m1v1, ठीक है, प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2, ठीक है। तो अब यहां से जो दोनों माइनस वाले हैं वो इधर आके प्लस हो जाएंगे, जीरो मल्टीप्लाई बाय टाइम जीरो के खत्म हो गया। ये माइनस वाला इधर आके m1v1 प्लस का, प्लस ये माइनस वाला इधर आके m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, ठीक है। तो ये जो v1 प्राइम और v2 प्राइम वाला ये आफ्टर मोमेंटम है और ये आफ्टर कोलिजन है, टकराने के बाद, और ये m1v1 और m2v2 ये टकराने से पहले उनका क्या है, मोमेंटम है, और ये उन दोनों का सम। तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, और यही बात हमने यहाँ की कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि पहले वाला बाद वाले के बराबर होगा, फिर बेशक ये एक बार और टकराएं तो वो उसके क्या होगा, इक्वल। तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। बेशक आप यहां पे एंड पे लिख दें कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये वाली चीज इज इक्वल टू ये चीज, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद वाले टोटल मोमेंटम की ये क्या होगा, हमेशा इक्वल। यही है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक मोमेंटम का कंप्लीट हुआ। होप्स आप लोगों को समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।